आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर है। आज की क्लास हमारी होने वाली है सीडीपी की। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट की तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करेंगे क्लास को। आज की क्लास में हम आपको फिर से सीडीपी का एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं आपके लिए, क्योंकि आज की क्लास में फिर से 60 प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो एक एमसीक्यू प्रश्न, उसके बाद 2 वन लाइनर प्रश्न, इसी प्रकार का पैटर्न आज की क्लास का होगा। लेट न करते हुए क्लास को शुरू करेंगे। ठीक है, ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न। कहा जा रहा है निम्न में से किस अवस्था में बालक का संवेगात्मक विकास सर्वाधिक तीव्र होता है। बात संवेगात्मक विकास की जा रही है। ठीक है, ए ऑप्शन कर रहा है शैशवावस्था, बी ऑप्शन कर रहा है प्रारंभिक बाल्यावस्था, सी ऑप्शन कर रहा है किशोरावस्था और डी ऑप्शन प्रौढ़ावस्था। तो प्रौढ़ावस्था में संवेगात्मक विकास सबसे तेज नहीं होगा, ना ही शैशवा अवस्था में होगा। शैशवावस्था में शारीरिक विकास बहुत तेज होता है, ये आप याद कर लीजिए। ठीक है, नोट करिए यहाँ पर शैशवावस्था में शारीरिक, ठीक है, शारीरिक, एक मिनट यहाँ पर नोट करिए, शारीरिक विकास जो है बहुत तीव्र गति से होता है। ठीक, शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, नोट कर लीजिएगा। शैशवावस्था में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, लेकिन प्रश्न में संवेगात्मक विकास की बात किया जा रहा है बालक का, तो यह जो होगा किशोरावस्था में सबसे तीव्र गति से होता है। नोट करिए, किशोरावस्था में सबसे तेज गति से होता है संवेगात्मक विकास। अगला वन लाइनर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की अवस्था को क्या कहेंगे। तो यहाँ पर आप इसे ठोस संक्रियात्मक अवस्था कहेंगे। ठीक है, ठोस संक्रियात्मक, चलिए ठोस संक्रियात्मक अवस्था कहेंगे 7 से 11 वर्ष की उम्र को। आगे बढ़िए, अगला वन लाइनर देखिए क्या कर रहा है, तैयारी का नियम किसने दिया। तो तैयारी का नियम जो दिए थे थानडाइक महोदय ने दिया था, ये आप लिख लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई परीक्षाओं में इसे पूछा जा चुका है। ठीक है, तैयारी का नियम थानडाइक। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि कोहलर के अनुसार अधिगम मुख्यतः किस प्रक्रिया से होता है। अनुकरण, प्रयास और भूल, अंतर्दृष्टि, अनुबंधन। फटाक से कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। चलिए जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, यहाँ पर उत्तर जो होगा कोहलर अंतर्दृष्टि सिद्धांत से संबंधित है। यहाँ पर सिंपल सा उत्तर था, आप इसे सही बताए होंगे, हम उम्मीद करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि शास्त्रीय अनुबंधन का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है। तो इसका उत्तर बताइए। और अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बुद्धि का द्विघटक सिद्धांत किसने दिया। दोनों प्रश्न का उत्तर फटाक से एक एक शब्द में लिख डालिए। चलिए फटाक से कमेंट करिए कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया। तो नोट करिए, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत देने वाले पावलोव साहब थे। ये आप जानते रहेंगे, इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। ठीक, अगर बात द्विघटक सिद्धांत की जाए, द्विघटक सिद्धांत किसने दिया था। तो द्विघटक सिद्धांत दिए थे स्पीयरमैन। ठीक है, स्पीयरमैन ने इस सिद्धांत को दिया था, ये आप नोट कर लीजिए। ठीक, समझ में आ रहा है ना। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कहा जा रहा है कि वंशानुक्रम और वातावरण के संदर्भ में सही कथन चुनिए। कौन सा होगा सही। ए ऑप्शन कह रहा है कि केवल वंशानुक्रम विकास को प्रभावित करता है, बी ऑप्शन कह रहा है कि केवल वातावरण विकास को प्रभावित करता है, सी ऑप्शन कह रहा है कि दोनों का संयुक्त प्रभाव होता है, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाक से प्रश्न संख्या 3 का उत्तर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो याद कर लीजिएगा, अगर वंशानुक्रम और वातावरण के प्रयोग में पूछा जाए सही कथन कौन सा है, दोनों का संयुक्त प्रभाव होता है, आप जानते रहेंगे। ठीक है, वाटसन ने कहा था आप मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे वकील, पुलिस, चोर, सिपाही, कुछ भी आप कहो वह मैं बना सकता हूँ। यह कथन वाटसन का है, बहुत ही ज़्यादा यूपी टेट में पूछा जा चुका है। ठीक, आइए बात अगले प्रश्न की जाए। कहा जा रहा है कि निकटस्थ विकास का क्षेत्र जिसे आप जेडपीडी कहते हैं, उसकी संकल्पना किसने दी। तो याद कर लीजिए, इसकी संकल्पना देने वाले मनोवैज्ञानिक थे वाइगोत्स्की। ठीक, वाइगोत्स्की, बिल्कुल वाइगोत्स्की हो जाएंगे। मानसिक आयु
इसकी अवधारणा देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो आपको भी पता होगा, बिने साहब थे ये हमारे। अब कब दिए थे? तो 1905 में दिए थे। इसको भी नोट करिएगा क्योंकि डेट भी आपसे पूछा जा सकता है। तो याद करिए, मानसिक आयु का संप्रत्यय देने वाले बिने साहब हमारे प्रथम मनोवैज्ञानिक थे। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखेंगे। उससे पहले निवेदन करेंगे, क्लास को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए। निम्न में से कौन सा उदाहरण आंतरिक प्रेरणा का है? ए ऑप्शन पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना, बी ऑप्शन दंड के भय से पढ़ना, और सी ऑप्शन ज्ञान प्राप्ति के आनंद के लिए पढ़ना, और डी ऑप्शन अभिभावक के दबाव में पढ़ना। चलिए फटाक से बताइए कि आंतरिक प्रेरणा का है क्या है, बताइए। प्रश्न संख्या 4 बिल्कुल सही। यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति के आनंद के लिए पढ़ना, यही हमारा सी वाला उत्तर सही होगा। याद कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कि सृजनात्मकता को मापने का परीक्षण किसने विकसित किया था? आपको ये जानना चाहिए क्योंकि प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो आप इनका नाम जानिए, टोरेंस। ठीक है, इनका नाम था टोरेंस। बिल्कुल, टोरेंस या सोरेंसन भी कह सकते हैं क्या? एक बार कमेंट करिए। टोरेंस यहाँ पर आप नोट करिएगा, इनका नाम टोरेंस था। अगला प्रश्न देखिए कि बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो गार्डनर महोदय हो जाएंगे बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक। ठीक है, बिल्कुल, बहुबुद्धि सिद्धांत देने वाले कौन थे? गार्डनर महोदय। चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न देखेंगे। टोरेंस से नाम याद कर लीजिएगा क्योंकि प्रश्न इंपॉर्टेंट था। प्रश्न में कहा जा रहा है कि बालक के सामाजिक विकास का प्रमुख माध्यम क्या है? खेल, दंड, परीक्षा, अनुशासन। यहाँ पर दंड नहीं होगा, परीक्षा से कोई सामाजिक विकास नहीं हो सकता, और अनुशासन से भी नहीं होगा। याद कर लीजिए, यह उत्तर होगा खेल। खेल के द्वारा सामाजिक विकास बहुत ही आसानी से हो सकता है क्योंकि समाज में खेल खेला जाता है और कई सामाजिक पृष्ठभूमि के बालक वहाँ पर आते हैं। ठीक है, चलिए बिल्कुल ए ऑप्शन सही कर लीजिए। आगे आइए, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप जानते होंगे ना, बिल्कुल सभी बच्चों को समान अवसर देना। ठीक है, समान अवसर देना, नोट करिएगा, अवसर देना। किसको देना? सभी बच्चों को देना। ठीक है, सभी बच्चों को समान अवसर देना। अगर आपसे पूछा जाए कि डिसलेक्सिया किस प्रकार से संबंधित है, किस पठन से? बिल्कुल पठन से, बिल्कुल। यहाँ पर मैं तो खुद ही बोलती है पठन से है। ठीक है, पढ़ने की अक्षमता जो होती है उसे डिसलेक्सिया कहा जाता है। विकार आपको पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि हर बार यूपी टेट में एक प्रश्न विकार से पूछा गया है। ठीक, बात अगले प्रश्न की। स्किनर के अनुसार अधिगम किससे सुदृढ़ होता है? दंड से, पुनर्बलन से, अनुकरण से, या अंतर्दृष्टि से? चले स्किनर के अनुसार अधिगम किससे सुदृढ़ होगा, ये आपको बताना है जल्दी से। आपको पता होना चाहिए कि स्किनर ने पुनर्बलन शब्द का प्रयोग बहुत ही अधिक किया था, इसलिए इसका उत्तर भी हमारा पुनर्बलन यानी कि बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, आइए ऑपरेंट अनुबंध किसने दिया था? ऑपरेंट अनुबंधन किसने दिया था? अगर ये आपसे पूछा जाए तो इसको देने वाले हमारे मनोवैज्ञानिक थे स्किनर साहब। ठीक, स्किनर लिख लीजिएगा आप लोग। आई क्यू बराबर एम ए बटा सी ए बरा गुड़े 100 जो होता है, ये आई क्यू का सूत्र किससे संबंधित है? तो ये है हमारा आई क्यू मतलब बुद्धिलब्धि से। लिख लीजिए, बिल्कुल आई क्यू से, बिल्कुल यह डायरेक्ट हो जाएगा आई क्यू, या बुद्धिलब्धि भी कह सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की देखेंगे क्या बात हो रही है। देखिए क्लास की स्पीड तो रखनी पड़ेगी क्योंकि 60 प्रश्न हैं, 60 प्रश्न कराने में समय लगता है और हम चाहते हैं कि आधे घंटे से अधिक समय ना लगे और आपको यह क्लास मिल जाए पूरी तरीके से। ठीक है, हर एक पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप अच्छे तरीके से समझ गए तो यकीन करिए यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। ठीक, चलिए बात प्रश्न की करेंगे। निम्न में से कौन सा कथन संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है? ऊंचाई में वृद्धि होगा, वजन में वृद्धि होगा, सोचने की क्षमता का विकास होगा, या मांसपेशियों का विकास होगा? प्रश्न संख्या 7 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए
निम्न में से कौन सा कथन संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है? चलिए, बिल्कुल सही। यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास की अगर बात किया जा रहा है तो नोट करिए इसका उत्तर सोचने की क्षमता का विकास, यानी कि सी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक। पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु में आती है, ये आप बताएंगे जल्दी से। चलिए, बिल्कुल 11 वर्ष से ऊपर। ठीक है, 11 वर्ष के ऊपर की आयु इसमें आती है। गार्डनर के अनुसार कितनी बुद्धियां थी, यानी कि गार्डनर ने कितनी बुद्धियों को बताया था, तो 8 बुद्धियों को बताया था। इन्हीं बुद्धियों के सिद्धांत के कारण इन्हें बहुबुद्धि सिद्धांत का जनक कहा जाता है। ठीक है, ये आप जानते रहिए। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को बाधित करता है? रुचि करेगा? बिल्कुल नहीं। थकान होगा, और प्रेरणा नहीं होगा, और पुनर्बलन नहीं होगा, क्योंकि पुनर्बलन से पढ़ाई हो सकती है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो थकान है यही हमारा अधिगम को बाधित करेगा। नोट करिए। ठीक। और यूपी टेट में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो सिर्फ एक काम करिए, आपके पास जो किताबें हैं उसको पढ़िए, नहीं तो आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट को हल करिए। ठीक है। चलिए, और फिलहाल कोचिंग कोचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं, बाकी आपकी इच्छा है। अगर आप कहीं पर क्लासेज कर रहे हैं तो करिए, नहीं कर रहे हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं भी यूपी टेट, सी टेट, रीट जैसी परीक्षाओं को बिना कोचिंग के पास किया था यार। कुछ भी नहीं, अगर आप सिलेबस को समझ गए और अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट हल कर लिए तो कोई आपको पास होने से नहीं रोक सकता। और कोचिंग वाले भी आपको पढ़ाकर नहीं पास कर सकते जब तक आप अपना सिलेबस खुद नहीं समझेंगे। ठीक। चलिए, थॉर्नडाइक का संबंध किस सिद्धांत से है? तो थॉर्नडाइक ने त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत दिया था ना, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। लिख लीजिए। चले, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिए थे ना। बिल्कुल। ये प्रयोग किस पर किए थे अगर ये पूछ लिया जाए तो बिल्ली पर लिख लीजिएगा। इसका प्रयोग बिल्ली पर इन्होंने किया था। ठीक है। अधिगम का वक्र क्या दर्शाता है? तो अधिगम का जो वक्र होगा क्या दर्शाएगा बताइए। बिल्कुल, अभ्यास के साथ त्रुटियों में कमी को दर्शाता है। लिख लीजिए। ठीक है। बिल्कुल, अभ्यास के साथ त्रुटियों में कमी को दर्शाता है, ये आप लिख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि कक्षा में विविधता का अर्थ है क्या होगा? सभी बच्चे समान हों, केवल मेधावी बच्चे हों, विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चे हों, केवल दिव्यांग बच्चे हों। आपको पता होना चाहिए यह प्रश्न समावेशी शिक्षा के अकॉर्डिंग बनाया गया है, और समावेशी शिक्षा प्रत्येक बालक को स्वीकार करती है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना। जहाँ पर सभी समान बच्चे हों तो बिल्कुल नहीं, केवल मेधावी बच्चे होंगे बिल्कुल नहीं, केवल दिव्यांग होंगे ये भी नहीं। हमारा उत्तर जो होगा विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चे हों। ठीक। बिल्कुल, विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चे हों। आगे आइए, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा किस दर्शन से प्रभावित है? तब आप क्या बताएंगे? चलिए, जल्दी से बता दीजिए। बाल केंद्रित शिक्षा किस दर्शन से प्रभावित है? तो विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, भाषाई एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से प्रभावित है। ये आप लिख लीजिएगा। क्या क्या? विभिन्न सामाजिक, जैसे डायरेक्ट शॉर्टकट। चलिए लिखिए, सामाजिक, आर्थिक, आर्थिक लिख लीजिएगा शॉर्टकट में। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक या भाषाई। ठीक, भाषाई, और क्या कहेंगे? एवं सांस्कृतिक, सांस्कृतिक। ठीक है, एवं सांस्कृतिक लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है। चलिए, यह उत्तर होगा कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, भाषाई एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को दर्शाता है। बिल्कुल, प्रभावित करता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, समझ गए कि नहीं? देखिए, सिंपल सा फिर से समझ जाइए। अगर आपसे पूछा जाए कि बाल केंद्रित शिक्षा किस दर्शन से प्रभावित है, तो किससे प्रभावित है? विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, भाषाई एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से प्रभावित है। आप खुद लिख लीजिएगा। ठीक है। चलिए, वैसे तो वन लाइनर में हम फैक्ट वाला प्रश्न देते हैं, पता नहीं कहाँ से ये आ गया, इतना याद नहीं था। ठीक है। चलिए, आप लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उदाहरण सकारात्मक पुनर्बलन का है?
डांटना होगा, अतिरिक्त गृह कार्य होगा, प्रशंसा देना होगा, कक्षा से बाहर भेजना होगा। प्रश्न संख्या 10 का उत्तर फटाक से बता दीजिए कौन सा सही होगा। चलिए, प्रश्न संख्या 10 सकारात्मक पुनर्बलन की बात कर रहा है। ये आप जानते रहेंगे, तो यहाँ पर जब डांट देंगे तो बालक के अंदर जो है नकारात्मकता आ जाएगी। अतिरिक्त गृह कार्य देंगे तब भी सकारात्मकता नहीं आएगी। कक्षा से बाहर भेज देंगे तब तो और नहीं आएगा। अगर आप बालक की प्रशंसा करेंगे तब बालक के अंदर जो है सकारात्मक पुनर्बलन का विकास होगा। ठीक है, इसलिए इसका उत्तर सी ऑप्शन सही करिए आप लोग। चलिए, पावलोव का प्रयोग किस पर आधारित था, ये आप बताएंगे। चलिए, पावलोव का जो है प्रयोग किस पर आधारित था, तो बिल्कुल सही, पावलोव का जो प्रयोग था वो था कुत्ते पर आधारित। ठीक है, कुत्ते के लार के स्राव पर आधारित था ना, बिल्कुल लिख लीजिएगा, कुत्ते के लार के स्राव पर आधारित था, बिल्कुल। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया, तब आप क्या बताएंगे। चलिए, बिल्कुल, यहाँ पर उत्तर कौन सा सही होगा, बिल्कुल, कौन सा, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक थे फ्रायड महोदय। ठीक, ये भी जानते रहिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कहा जा रहा है कि अधिगम का हस्तांतरण कब होता है। ए ऑप्शन, जब पूर्व ज्ञान नए ज्ञान में सहायक हो। बी ऑप्शन, जब भूल हो जाए। सी ऑप्शन, जब दंड मिले। और डी ऑप्शन, जब रुचि ना हो। चलिए, फटाक से कमेंट करिए और उत्तर बताइए कौन सा हमारा सही होगा। प्रश्न संख्या 11। चलिए, बिल्कुल सही, यहाँ पर उत्तर जो होगा, जब पूर्व ज्ञान नए ज्ञान में सहायक हो, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी विशेषता सृजनात्मक बालक की है। तो नोट कर लीजिए क्योंकि प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा। ठीक है, चलिए, ए ऑप्शन रटने की प्रवृत्ति, बी ऑप्शन जिज्ञासा, सी ऑप्शन अनुकरण और डी ऑप्शन भय। यहाँ पर जल्दी से बताइए कौन सा उत्तर हमारा होगा सही। सृजनात्मक बालक की पूछी जा रही विशेषता, तो सृजनात्मक बालक जो होते हैं वो बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए हमारा उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, गिलफोर्ड का संबंध किससे है, अगर आपसे ये पूछा जाए तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा सही होगा। बिल्कुल, सृजनात्मकता से इनका संबंध है। ठीक है, गिलफोर्ड का जो संबंध है सृजनात्मकता, लिखिए कायदे से अच्छे से, ये देखो, सृजनात्मकता से गिलफोर्ड का संबंध था, ये आप नोट कर लीजिए। और आगे आइए अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। समायोजन की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य तनाव बढ़ाना है, संतुलन स्थापित करना है, प्रतिस्पर्धा बढ़ाना है, अनुशासन तोड़ना है। चलिए, प्रश्न संख्या 13 जल्दी से बताएंगे। समायोजन की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य, तो आप नोट कर लीजिए, अगर बात समायोजन की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य की जाएगी तो संतुलन स्थापित करना, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है वन लाइनर का, भावनात्मक बुद्धि की अवधारणा किससे जुड़ी है। चलिए, भावनात्मक बुद्धि की अवधारणा किससे जुड़ी है, तो विभिन्न संभावनाओं में सोचने की क्षमता। ठीक है, सोचने की क्षमता, नोट करिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि परामर्श का मुख्य उद्देश्य क्या है, तब आप क्या बताएंगे। चलिए, परामर्श का मुख्य उद्देश्य क्या है। बिल्कुल सही, यहाँ पर परामर्श का जो मुख्य उद्देश्य होगा, समस्या समाधान एवं समायोजन में सहायता होता है। ठीक है, समस्या समाधान एवं समायोजन में सहायता होगा, इसे आप खुद नोट कर लेंगे। और आएंगे अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। तत्परता का नियम इंगित करता है, तो क्या करेगा, दंड, सीखने से जो दंड होता है वह होगा क्या, या बी ऑप्शन होगा सीखना तैयारी पर निर्भर करता है, या सी ऑप्शन होगा सीखना अनुकरण है, या डी ऑप्शन सीखना अंतर्दृष्टि है।
चलिए फटाक से बताएंगे। सीखना दंड से होता है क्या? बिल्कुल नहीं। सीखना तैयारी पर निर्भर है? बिल्कुल यही हो सकता है हमारा प्रश्न संख्या 14 का। बिल्कुल यही हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि व्यवहारवाद का प्रमुख समर्थक कौन था? बताइए, व्यवहारवाद का प्रमुख समर्थक कौन था? तो व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं वाटसन साहब। अगर आपसे पूछा जाए कि संवेदनात्मक स्मृति कितने समय तक रहती है, तब आप बताएंगे क्या? लगभग कितने देर? 1 से 2 सेकंड। ठीक है, 1 से 2 सेकंड लगभग संवेदनात्मक स्मृति रहती है। ठीक, आइए बात अगले प्रश्न की करेंगे। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है? क्या है? स्थिरता है, निर्भरता है, पहचान की खोज है, या निष्क्रियता है? चलिए फटाक से कमेंट करिए प्रश्न संख्या 15 का उत्तर क्या होने वाला है। ठीक, चलिए 1 मिनट, क्या बता रहे हैं भाई साहब यहाँ पर? क्या बोल रहे हैं आप लोग? रुकिए। व्यवहारवाद का प्रमुख प्रवर्तक वाटसन तो हो गया, इसके ऊपर बोल रहे हैं तत्परता का नियम, और क्या? भावनात्मक बुद्धि की अवधारणा किससे जुड़ी है? चलिए ये तो सही था ना, समस्या समाधान एवं समायोजन में सहायता। बिल्कुल वो सही है, एकदम सही। चलिए बिल्कुल ये 15वां प्रश्न था ना। चलिए देखिए, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता यहाँ पर पूछा गया था, तो इसका उत्तर जो होगा पहचान की खोज, यानी कि सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, आइए वन लाइनर देखेंगे। कह रहा है कि इरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था का मनोसामाजिक संकट क्या है? क्या होगा बताइए? बिल्कुल इरिक्सन के अनुसार पहचान क्या होगा बताइए? बिल्कुल पहचान बनाम भूमिका भ्रम। ठीक, भूमिका भ्रम, ये आप नोट कर लेंगे। हार्मोनल देखिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है या? हार्मोनल परिवर्तन किस विकास से जुड़ा है? ये अगर आपसे पूछा जाए तब आप बताएंगे क्या? शारीरिक विकास। हार्मोनल जो परिवर्तन होता है ये शारीरिक विकास से जुड़ा है। ठीक है, यहाँ से इसको नोट कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी विधि समावेशी कक्षा में उपयुक्त है? व्याख्यान पद्धति? बिल्कुल नहीं। व्याख्यान पद्धति विभेदित शिक्षण होगा क्या? बताइए। सभी को हम काटते चले, चलिए सभी को काट दे रहे हैं। और दंडात्मक अनुशासन होगा नहीं, रटने की विधि होगा नहीं, तो यहाँ पर विभेदित शिक्षण यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे आइए अगला प्रश्न। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रेल लिपि किसके लिए है, तो ये तो कुछ नया प्रश्न नहीं है, दृष्टिबाधितों के लिए है। ठीक, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है ये। ठीक है, दृष्टिबाधित के लिए। चलिए लिख लीजिएगा, अच्छे से नोट करिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है कि बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कौन है? बिने हैं, स्पीयरमैन है, गिलफोर्ड हैं, या गार्डनर हैं? अभी मैंने जस्ट बताया था गार्डनर महोदय ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। ठीक है, और स्पीयरमैन ने द्विकारक का सिद्धांत दिया था। ठीक है, द्विकारक बुद्धि का द्वि। बात अगले प्रश्न की जाएगी। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उदाहरण रचनात्मक मूल्यांकन का है? ए ऑप्शन वार्षिक परीक्षा, बी ऑप्शन बोर्ड परीक्षा, सी ऑप्शन सतत एवं समग्र मूल्यांकन, और डी ऑप्शन केवल मौखिक परीक्षा। तो केवल मौखिक परीक्षा नहीं होगा, बोर्ड परीक्षा भी नहीं, वार्षिक भी नहीं, यहाँ पर सतत और समग्र मूल्यांकन यानी कि सी वाला उत्तर। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त कर लेंगे, क्योंकि आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। बाकी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट हो रही है आपके यूपी टेट के लिए। ठीक है, चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, तब तक आप तैयारी करते रहिएगा। धन्यवाद।